सिर्फ एक ही वीडियो देख के चले जाना है तुम्हें मैथ्स के लिए, मतलब जो तुम्हारा 9 सितंबर को त्रैमासिक का पेपर होने वाला है ना, सिंगल एक वीडियो। अब देखो तुम बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होगे कि भैया इस बार पेपर बहुत टफ आने वाला है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में भी बात हो रही होंगी कि इस बार पेपर एनसीईआरटी लेवल का आएगा, सीबीएसई के लेवल का आएगा, एंड कोचिंग मतलब कोचिंग्स में भी बात चल रही होंगी कि इस बार ऐसे पेपर, मतलब दोस्त यारों में भी बात चल रही होगी, इंस्टाग्राम पे भी तुम लोग देख रहे होगे। तो हाँ, आ भी सकता है, बट पेपर में कितनी मजाल के वो टॉपर सॉल्यूशन वाले भैया से ऊपर हो जाए, है ना। इतनी दम थोड़ी ना है किसी भी पेपर में कि जो अपन क्वेश्चंस देते हैं उनसे बाहर कोई दे दे। देखो तुम लोग कोचिंग जा रहे होगे, स्कूल जा रहे होगे, वो लोग नहीं जानते कि एमपी बोर्ड किस लेवल का पैटर्न रखता है, क्योंकि एमपी बोर्ड का एक पैटर्न हो गया है चेंज। ठीक है, अगर अभी तुम लोग कोचिंग्स के भरोसे हो, स्कूल के भरोसे हो, तो हाँ टेंशन लेने की बात है। बट अगर तुम लोग भैया टॉपर सॉल्यूशन की आर्मी हो यार, टॉपर्स आर्मी हो, तो फिर क्या टेंशन लेनी। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो एंड मैथ्स के बिल्कुल धागे खोल देने अपन को। सो लेट्स गो हमारी टॉपर्स आर्मी। हम लोग करने वाले हैं आज मैथ्स का महासंग्राम। ठीक है, त्रैमासिक में इससे बाहर नहीं जाना है तुम्हें। ठीक है, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है कि भैया यहाँ वहाँ। ठीक है, और रही बात जो जिनको लग रहा है एनसीईआरटी भैया कराओ, तो वही है। ठीक है बाबू, वही है, एनसीईआरटी है। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर ये वीडियो हम ना बना के कोई और बनाए, मतलब भैया, मतलब गुप्ता जी आने वाले हैं क्या भैया, मतलब ये गुप्ता जी आ रहे हैं, तो नहीं यार, गुप्ता जी नहीं आ रहे हैं। गुप्ता जी एक महान हस्ती हैं, वो कैसे आ जाए। ठीक है, तुम्हारे बीच आने वाले हैं हमारे नमन भैया। ठीक है, अब ये तुम्हें पढ़ाने वाले हैं मैथ्स। तो भाई बताना कैसे मैथ्स पढ़ाते हैं। ये रहे हमारे नमन भैया, आ जाइए, है ना भैया, खतरनाक आदमी है। ठीक है, ये तुम्हारे, हेलो हेलो बच्चों, बच्चों ये नहीं है बच्चे, खतरनाक आदमी है ये। चलो ठीक है, परेशान नहीं करना हम लोग कमेंट्स में। ठीक है, अभी अपने नए नए, चलो 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 लगा लो, आप माइक लगा लीजिए भैया जी। ठीक है, तो ये करने वाले हैं। अब तुम ये समझो कि तुम्हारा मैथ्स का बिल्कुल खत्म है। जो कहते हैं ना ठोस आदमी चाहिए मैथ्स के लिए, ये रहे। ठीक है, अब यार, अब भैया को भी इतने सारे सब्जेक्ट्स देखने थे। ठीक है, तो मैथ्स के लिए चाहिए पड़ता है ऐसा, तो एक ठोस, ऐसे कि एक बार में ऐसा चकनाचूर कर दे तुम्हारी पूरी मैथ्स को। ठीक है, तो आ गए हैं खतरनाक वाले भैया। सो लो संभालिए और बताना फिर कैसे हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये वीडियो में अपन लोग करने वाले हैं क्लास 10th का जो त्रैमासिक महासंग्राम है। तो इसमें पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं त्रैमासिक में, वो सारे चैप्टर इस वीडियो से फिनिश हो जाएंगे। मतलब भैया कैसे, तो इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। जितने टाइप मैं करवाने वाला हूँ ना इस वीडियो में, ऐसी स्लाइड बना के लाया हूँ ना तुम्हारे लिए, मतलब तुम कहोगे भैया यार आप तो टॉपर भैया से भी अच्छे हो। तो रूम से बाहर तो जान दो यार। अरे अरे सॉरी सर। बताओ, चल अब अपनी थाली में छेद करने लगे हैं यार। अरे बच्चों यार, लेकिन जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ जो टाइप में हो, सीरियसली यार, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये जब तुम्हारे टॉपर भैया कुछ लाए हैं तो कुछ खतरनाक चीज लाए होंगे ना। टॉपर भैया की आप चॉइस पे कभी शक नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही टाइप कराने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहला टाइप अपने सामने आता है चैप्टर 1 से। ठीक है, तो चैप्टर 1 से कौन सा टाइप आता है, प्राइम फैक्टर्स वाला। तो प्राइम फैक्टर्स वाला बहुत कॉमन टाइप है, और इस टाइप के ऊपर कोई भी और सवाल, एक सवाल तो पक्का ही रहता है त्रैमासिक में। ठीक है, तो इस टाइप कैसा रहता है, तो इसमें हम लोगों को सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। जैसे 140 के हैं तो हमें 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो सबसे पहले हम 140 को, ऐसी कौन सा नंबर है, तो ऐसे 140 को 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है 14 बार में, लेकिन 10 से हमें डिवाइड नहीं करना है। तो क्योंकि 10 तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना है 140 को जो और किसी से डिवाइड ना हो सके। तो सबसे पहला नंबर आता है हमारे माइंड में कि भैया इसे तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 7 जा 40 एंड 70, फिर इसे हम 2 से अगेन ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। अब ये देखिए, तो इसके ये 5 से डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड, और भी चीज़ों से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करेंगे तो ये वो हो जाएगा, मतलब 5 और किसी से डिवाइड नहीं होता, प्राइम फैक्टर है 5। ठीक है, और प्राइम नंबर है, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, एंड 7 से डिवाइड करेंगे तो सीधे 1। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकल कर आ गए 140 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, एंड 2 दो बार लिखे हुए हैं, तो इसे थोड़ी हम अच्छी तरीके से लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 7, और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एंड 156 की भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमें समझ में क्या आ रहा है कि प्राइम फैक्टर का एक सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर का सवाल आप लोगों को आपकी त्रैमासिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 56 वाला देख लेते हैं। ठीक है, 56 वाला,
तो 56 वाले मतलब 56 में भी हमें सेम ही मेथड अप्लाई करना है। तो इसे भी हम सबसे पहला नंबर कौन सा आता है हमारे माइंड में 2, फिर तो 2 से करेंगे तो 78, फिर से हम 2 से करेंगे तो 39, फिर हम 3 से करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और 13 और किसी से डिवाइड होता ही नहीं है क्योंकि 13 एक खुद में ही प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो ठीक है, तो 1 हो जाएगा। फिर से हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है, ये आ गया 13 एंड 2 इंटू 2 3। तो आप कहोगे भैया ये तो एलसीएम टाइप लग रहे हैं, तो ये एलसीएम ही टाइप के हैं, लेकिन इन्हें प्राइम फैक्टर बोल के, मतलब प्राइम फैक्टर के टाइप में हमें क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर जो सेट करने वाले होते हैं ना एमपी बोर्ड में, वो लोग इसे इस तरीके से करते हैं। और हमें सबसे पहले बेसिकली बच्चों को आंसर तो पता रहता है, लेकिन उसे आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, ये इसमें बच्चा जो है, मतलब आप लोग क्या करते हो, बहुत प्रॉब्लम करते हो। तो भैया इसका भी सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर बताना है आप लोगों को क्या कर रहे हैं, यानी कि 56 को 2 से भाग देने पर, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन इतना लिखना है जिससे कि टीचर को भी मतलब 2 नंबर वो कंप्लीट दे, वरना कभी कभी 1 नंबर देते हैं जिस ऐसे सॉल्व कर देते 156 के प्राइम फैक्टर। तो इसे हमने कर दिया और सीधे सीधे सेकेंड लाइन में हमने ये सारे उसके प्राइम फैक्टर लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से करना, मतलब हम लोगों की जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा इंप्रेशन है टीचर के ऊपर, हमारी कॉपी ही फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है। तो हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से उसे वो करना है, ठीक है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब चलो, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए डिवाइडेड बाय 2, वैसे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों सेम ही है। मैथ्स में क्या इंग्लिश मीडियम, बस थोड़ी बहुत आप लोगों को लैंग्वेज लिखनी है। अब नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ का, ठीक है। अभी आप लोग कह रहे थे कि ये जो प्राइम फैक्टर वाले वो एलसीएम की तरह है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये बहुत ही कॉमन वाला है, ठीक है। ये बहुत कॉमन टाइप है एलसीएम एंड एचसीएफ का, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक नोटिस देखा होगा कि एमपी बोर्ड क्या कह रहा है कि वो 60% तो एकदम यूजुअल क्वेश्चन रखेगा, बाकी 40% वो तार्किक क्वेश्चन रखेगा, जो हम लोगों की मतलब सोचने थिंकिंग स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ में आप लोगों के लिए 40% ऐसे क्वेश्चन देंगे, क्योंकि वो क्या पता एनसीईआरटी से ना दे तो वो टाइप में देंगे, तो टाइप वो भी हमेशा यही सेम फॉलो करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर वाला क्या पता वो नंबर चेंज कर दें, 12 की जगह पर वो 18 भी कर सकते हैं। तो अपन लोगों को टाइप पे थोड़ी ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अभी 12 की हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड है, तो 12 के हमारे पास एलसीएम निकल के आते हैं, एलसीएम, ठीक है। एंड तो 12 के हमारे पास एलसीएम निकल कर आते हैं। 12 को हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, एंड फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ जाता है। एंड तो हमारे यहाँ पर इसमें एलसीएम निकल के आता था 2 एंड स्क्वायर इंटू 3, तो ये हमारे आ गए हैं आंसर। इसी तरीके से हम 15 भी कर लेंगे 3 इंटू 5, एंड 21 भी कर लेंगे 3 इंटू 7, ठीक है। 15 को हमने 3 से डिवाइड किया तो ये हमारा 5 आ जाएगा, 5 से, ठीक है। इस तरीके से 21 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ, तो हम एचसीएफ देखते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ देखेंगे तो हम एचसीएफ निकल के आता है 3, ठीक है, 3 निकल कर आता है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आप कहेंगे 3 कैसे आ गया, ठीक है। तो इस 3 को समझने के लिए हम सबसे पहले हमने जो एलसीएम निकाले थे, जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहे हैं, तो इससे देखेंगे, ठीक है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट जो सभी में कॉमन है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैसे कर दें, तो 2 स्क्वायर इंटू 3, ये 12 का हो गया, 3 इंटू 5, एंड ये 21 का हो गया, 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये हमारा 3 जो है सभी में कॉमन है, तो ये हमारा एचसीएफ निकल कर आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 3। द लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर इज 3, ठीक है, द लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर, ओके। चलो, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप आने वाला है हमारा, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, क्या है, फाइंड दी एलसीएम ऑफ 26 एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। हमें वेरीफाई भी करना है। अभी तो हमने सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाला देखा था, और ये अब हमें इसे देखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमें ये जो एंटिटी है, मतलब ये जो रूल है, इसे भी प्रूफ करना है, इसे भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही कॉमन फैक्टर है, मतलब कॉमन टाइप है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और बेसिकली सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बाहर किसी से नहीं आए। आप कहोगे कि आपने एनसीईआरटी से, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये सारे एनसीईआरटी के और टाइप वाइज हैं, ठीक है। प्रॉपर टाइप भी मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, तो ये हमने एलसीएफ निकाला, ठीक है। तो एचसीएफ 13 निकल के आया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले, यानी प्राइम फैक्टर निकाले, तो हमारे पास एचसीएफ निकल के आया 13, एंड एलसीएम निकल कर आया 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। एंड पुराने वाले में भी 420 था एचसीएफ, ठीक है, एक्सप्लेन करना मैं भूल गया था, ठीक है।
तो पुराने वाले LCM मतलब आई मीन LCM तो इसमें 420 था, सबको मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है लीस्ट कॉमन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास SCF निकल कर आया 13 एंड इसमें निकल कर आया 182, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 13 एंड 7 इंटू 13, ओके। मतलब 2 इंटू 13 कॉमन हो जाएगा, बाकी को नहीं करेंगे, ठीक है। तो 182 निकल कर आया और फिर हम इसे वेरीफाई करेंगे तो 2366, ठीक है। ये दोनों हमारे पास वेरीफाई करने पे आते हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल जब करेंगे तो 26 इंटू 91, ठीक है। तो 26 इंटू 91 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366 मल्टीप्लाई करना है बेसिक। तो दोनों ही सेम आ रहा है, हम जैसे इक्वेशन भी लेंगे तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास ये इंग्लिश मीडियम में, फिर SCF आ गया हमारे पास 13 और इन दोनों का LCM आ गया 182, ओके। वेरिफिकेशन करेंगे तो 2366 LCM इंटू SCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी सेम ही है, तो यानी कि हमारे पास सिंस द रिलेशन ऑफ इज वेरीफाइड, ओके, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है नेक्स्ट टाइप है जिसमें हमें SCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड दी LCM, ठीक है। SCF क्या है 300, तो हमारे पास LCM आ गया, ठीक है, रुको, ओके। चलो तो SCF आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें हमारे पास 9 है जो हमें पहले से गिवन है एंड ये हमें LCM निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनके SCF एंड LCM का गुणनफल बराबर होता है, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस टाइप में देखा, ठीक है। तो हमने दोनों को ये हमारा फॉर्मूला लिख लिया कि LCM A इंटू B इंटू SCF A इंटू B इज इक्वल टू A इंटू B, ओके। तो हमारे पास A यहाँ पर 306 है, B हमारे पास यहाँ पे 657 है और SCF निकल कर आ रहा है हमारे पास 9 जो हमें गिवन है। तो हमने इसमें फार्मूला जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास 306 एंड 657 इंटू 9 इज इक्वल टू 300, तो 9 से करेंगे तो हम 9 से हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होके 34 हो गया एंड ये आ गया 22,338, ओके। तो जो हमारा LCM आ रहा है वो 22,338। ये जो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई, बाकी आप लोगों के एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देंगे त्रैमासिक में, बेसिक वो लोग इतने ज़्यादा बड़े नंबर नहीं देंगे, वो छोटे नंबर दे देंगे जिनकी कैलकुलेशन आप लोगों को करना, लेकिन ये टाइप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड चलो तो ये हमारा इंग्लिश में आंसर हो गया हमारा LCM एंड SCF, ओके। तो ये आंसर हो गया इंग्लिश में। अब नेक्स्ट टाइप आता है जो हमारा पे, वो चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एन एनी नेचुरल नंबर। हमें जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन वाला। तो सबसे पहले हमें इसमें थोड़ी सी जो है जानकारी लिखनी पड़ेगी जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, तो वह संख्या 10 से विभाजित होनी चाहिए, यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना दोनों अनिवार्य होंगे, ठीक है। ये तो देखो बेसिक है, आई मीन ये जो होती है प्रॉपर वो होता है रूल होता है कि कोई भी संख्या जो है 20 है ये 0 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, 0 पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये 10 से तो मल्टीप्लाई होगा इन 2 बार, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 जो होगा वो क्या है, ये तो अब देखना ये जरूरी है, ये मतलब अनिवार्य ही है, ठीक है। 2 और 5 तो हम किसी भी हालत में टाल नहीं सकते। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 50 ले लिया तो 50 को हमने 2 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1, ओके। तो 2 और 5 इज अनिवार्य, ये जो है हमारे जरूरी है, ठीक है। तो तो संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, तो संख्या 6n के अभाज्य गुणनफल 6 को हम 2 इंटू 3 में भी कर सकते हैं और n है, और अब जो है a इंटू बी वाला जो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 2n इंटू 3n हो जाएगा, ठीक है। तो 6n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, इसमें 5 शामिल नहीं है, ठीक है। 6n मतलब 5 है ही नहीं। तो जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, जो हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, ठीक है, आधारभूत प्रमेय जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय होती है चैप्टर 1 में, आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा जब आप लोग चैप्टर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम आ जाती है जो जिसके हिसाब से जो होता है हमारा 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी इस थ्योरम की अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें हमने अभी पीछे सीखा कि 2 इंटू 5 होना तो अनिवार्य ही है, ठीक है। तो
अब ये इंग्लिश में है, ठीक है। इफ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 10 विच मीन्स इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 and 5, ठीक है। 2 and 5 का होना तो एकदम प्रॉपर हमारे लिए ज़रूरी ही है। तो हेयर इज द प्राइम फैक्टर्स, हमारे प्राइम फैक्टर में 2 and 3 हैं, बट देयर इज नो 5 n है ही नहीं, यानी कि ये जीरो पर कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। n हम कुछ भी ले लें, कभी भी ये जीरो पर ख़त्म होगा ही नहीं। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टर्स इज यूनिक, ठीक है। तो 6n कैन नेवर बी एंडेड विद डिजिट 0, ओके। एंड अब चलो ये आ जाता है एक काफ़ी ही ज़्यादा गोल्डन, हम कह सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप होता है, इर्रेशनल नंबर वाला, ठीक है। इर्रेशनल नंबर वाला टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे होता है भैया, क्योंकि ये देखिए बोर्ड एग्जाम में तो देखो सबसे पहले तो रखा ही मिलता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो सबसे पहले हमें रखा ही मिलता है, ठीक है। जो हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं मेन, ठीक है, उसमें तो हमें ये सबसे पहले रखा ही मिलेगा। तो अर्धवार्षिक में भी आता है, रिपीट हो जाए, क्या पता कई बार कई स्कूलों में 3 कंटिन्यूसली हर पेपर में दे देते हैं। अर्धवार्षिक त्रैमासिक में भी दे देते, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली में भी दे देंगे और एनुअल में भी दे देंगे, ठीक है। तो मतलब देंगे वो लोग अलग अलग, क्या बोलते हैं, टाइप सेम ही रहते हैं, बस नंबर्स एंड क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। तो इसलिए हम टाइप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमें एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब हमें किसी चीज़ को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये रैशनल है, ठीक है। कोई चीज़ इर्रेशनल कैसे है उसके लिए पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा। पहले हम उसे मान लेते हैं कि ठीक है, तो हमने सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 हमने मान लिया एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जस्ट लेट कर लिया, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे b जो है होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब ये हमने मान लिया, तो √5 इज इक्वल टू a/b एंड a इज इक्वल हो गया हमारे पास b इंटू √5, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ गई, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया, ठीक है, 2 स्क्वायर, जिससे इसका अंडर रूट हट जाए, ठीक है, एंड b √5, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर ले लिया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये b स्क्वायर बस बचेगा एंड ये 5 बचेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसीलिए प्रमेय के अनुसार a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है तो a का मान, ठीक है। अब a का मान हमने क्या रखा, यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में रखा हमने, a को क्या कर लिया 5c मान लिया, ठीक है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है कि a स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, यानी कि a भी 5 से विभाजित होगा, यानी a इज इक्वल्स टू 5c। तो 5c हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमारे पास क्या आ जाता है 25 इंटू c स्क्वायर 5b, तो लास्ट में कट के बचता है हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ठीक है। एंड b स्क्वायर इंटू 5c से विभाजित होता है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, और इसीलिए यह निष्कर्ष होता है कि a और b, ठीक है, अगर दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं तो यह एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन यह तथ्य का विरोध मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि सहभाज्य है, ठीक है। मतलब कि ये जो दोनों ही हैं एक दूसरे को काट रहे हैं, इससे √5 एक अपरिमेय संख्या जो होती है प्रूफ होती है, ठीक है। धारणा गलत है, सिद्ध होता है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर नहीं हो सकता। बस ये प्रूफ हो गया, प्रॉपर, बहुत ईजी था, ठीक है। देखने में थोड़ी सा कठिन लग सकता है, बाकी ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये इंग्लिश मीडियम होता था, हमें सब अज्यूम करना है, कॉन्ट्रेरी लेस अज्यूम, हमें इसकी थोड़ी अपोजिट अज्यूम करना था बस। तो हमने अज्यूम कर लिया √5 रेशनल नंबर है, तो ये देख लो आप इंग्लिश मीडियम। अब नेक्स्ट टाइप आता है ये वही इर्रेशनल नंबर वाला, जिसमें 3 + 2 √5, मतलब ये टाइप सेम ही है, क्वेश्चन डिफरेंट आ गया, ठीक है, क्योंकि ये टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 से ये वाला टाइप बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने इसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में माना था, तो हमने अभी इसे परिमेय संख्या मान ली, ठीक है। तो अब इसे भी हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3 + 2/5, ओके। तो इसे भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड नाउ अब आता है हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब संख्या के मतलब थोड़ी संख्या को हम वो कर देते हैं, एक दूसरी तरफ भेज देते हैं, जिससे अच्छी तरीके से इक्वेशन फॉर्म हो सके, ठीक है। तो 3 को हमने इस साइड भेज दिया, तो ये माइनस साइन में हो गया, ठीक है। एंड ये हो गया 2 √5 एंड a/b -3, एंड यहीं पे हमने इसे डिवाइड दिया सबसे पहले b से, तो ये तो b सेम ही रहेगा, तो a एंड 3b, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, एंड √5 बचा, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है।
अब इसलिए एक परिमेय संख्या है, इसका अर्थ है कि अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों को ए और बी पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है, हमने पीछे जो है एक अज्यूम, हमने एक अजम्पशन मान रखी कि ए और बी एक पूर्णांक है, ठीक है। एंड तो रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए यहाँ पे, यानी इक्वल है तो दोनों भी परिमेय एक दूसरे के इक्वल है, यानी अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूफ करके आए कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अंडर रूट 5, तो ये भी हमें प्रूफ करके क्या देती है, हम जस्ट सिंपली लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 जो है प्रूफ है, जैसे अंडर रूट 5 हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूफ किया, उस हिसाब से हम प्रूफ कर सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जस्ट हम लिख के हम अपने आंसर को प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा 3 + 2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया, ठीक है। तो सॉल्व लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी, ओके। एंड ये हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। जस्ट आप लोगों का सेम स्टेप्स हैं और बस इंग्लिश में लिख दिया अब, और हमारे ये सारे टाइप खत्म हो जाते हैं। ये था हमारे ये जितने भी टाइप थे फाइनल, ओके, ये लास्ट फाइनल टाइप था। अब आता है हमारा चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 जो होगा, अभी चैप्टर 1 के सारे टाइप्स खत्म हो गए हैं। चैप्टर 1 काफ़ी इजी लगा होगा, और बिल्कुल इन जितने भी टाइप मैंने करवा दिए उन टाइप्स के ऊपर और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है। ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो के जितने भी टाइप करवाने वालों, जितने भी चैप्टर्स के, उनसे ऊपर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब चैप्टर 2 थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 का हमारा पहला टाइप आ जाता है कि द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद हमें इक्वेशन दी गई, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया रखा है x² × 7x + 10 कि शून्य ज्ञात करने और शून्य को तथा गुणनखंडों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। हमें इसकी मतलब रिलेशनशिप की हमें वेरीफाई भी करना है, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। एंड चलो तो रिलेशन को हम वेरीफाई करते हैं। एंड शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास प्रॉपर एक हम सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले हमने इक्वेशन को पी एक्स के बराबर मान लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास x² + 5x + 7x + 10 मध्य से तोड़ना है, यानी कि 7x को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर वो 10 आए एंड प्लस करने पर वो 7 आए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है ना, ठीक है। तो अब जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा बच्चों को कि किस तरीके से हुआ ये, तो जैसे हमने इसे लिया, ठीक है, हमने इसे 7x को क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो अब हम अगर हमें इसके 20 से तोड़ना है तो सबसे पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और कुछ होता नहीं है, 10 ही होता है। एंड फिर तो 10 हमें इस 7x को इस तरीके से तोड़ना है ऐसे दो नंबरों में कि ये जो है 10 आए मल्टीप्लाई करने पर और प्लस करने पर 7x आए। तो हमारे पास दो नंबर आते हैं मन में कि हम 5 ले सकते हैं भैया और 2 ले सकते हैं, क्योंकि 5 + 2 7 होता है एंड मल्टीप्लाई करने पर 10 होता है, ठीक है। तो हम ये लेते हैं, तो हमने लिए 5x + 2x, ठीक है। अब हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2x प्लस अब हमने 5x + 2x + 10, ओके। तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं। अब हमने x² को यहाँ से कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x बचा एंड 5 बचा, ठीक है। एंड यहाँ से हमने 2 को यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया, तो x + 5, ओके, एंड 0, ठीक है। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास 2 आ गए, ठीक है, मतलब 2 क्या आ गए, 2 जो हमारे पास गुणनखंड आ गए, x + 2 एंड x + 5, दोनों को हमने 0 के बराबर ले लिया। x + 2 = 0, तो x = -2 एंड x + 5 एंड 0, तो x = -5। तो ये हमारे दो गुणनखंड आ गए, हमने गुणनखंड निकाल लिया। इन्हें हम अल्फा से कहेंगे, अल्फा = -2 एंड बीटा = -5, ओके। अब हम इसके रिलेशनशिप की जांच करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप की जांच करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो रिलेशनशिप की जांच करी, जैसे कि हमने a = 1 एंड b = 7 एंड c = 10, ठीक है। ये हमने जो इक्वेशन से उठाए, ठीक है, इक्वेशन यहाँ पर 1, इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास a क्या आ गया, 1, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब b आ गया यहाँ पर हमारे पास 7 एंड c आ गया हमारे पास 10, ओके। अब शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, तो माइनस, रुको थोड़ी इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, ओके, इतना स्पेस तो हमारे लिए बहुत है, ठीक है।
तो अब हमारे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, हमारे पास प्रॉपर नंबर है तो हमें ये याद करना है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है। तो अल्फ़ा हमारे पास -2 है एंड बीटा भी हमारे पास -5 है। तो प्रॉपर आ गया हमारे पास योग आ गया -7। ओके, एंड अब हमारे पास गुणनखंड क्या आता है। अब देखो सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके रुकना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। तो इसको चलो वेरीफाई कर लेते हैं। b हमारे पास 7 था, माइनस हमने लगा दिया 0 एंड हमारे पास यहाँ भी -7 आ रहा है आंसर, और दोनों बराबर है, यानी कि गुणनखंड मतलब वेरीफाई हुए, गुणनखंडों का योगफल वेरीफाई हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल अब वेरीफाई करना है। मैंने वहाँ पे गुणनखंड बोल दिया है, थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है यार, इतना तो चलता है, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल अब हमें निकालना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, ओके। तो अब यहाँ पर -10 आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। तो इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं गुणनखंड बराबर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, माइनस अलग रहता है एंड a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। गुणनफल ये गुणनफल का होता है एंड रुको देखते तो गुणनफल एंड ये योगफल का रहता है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम पे आ जाते हैं। तो फाइंडिंग जीरोस, हमें फाइंडिंग तो गिवन पॉलिनोमियल हमें दे रखी है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे होता है वो मैंने थोड़ी देर पहले ही समझा रखा है, तो ठीक है। तो स्प्लिट कैसे करना है, तो स्प्लिट को तो हमने पहले ही देख रखा है, ठीक है। तो जस्ट हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आते हैं, जीरोस क्या आते हैं। तो जीरोस आए अल्फा इज इक्वल टू -b -2 एंड बीटा इज इक्वल टू हमारे पास -5 आ गया। हमें वेरिफिकेशन करनी है रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप ओके, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 1 एंड b हमारे पास ये आ गया। तो हमारे सारी वैल्यूज आ गई जो मैंने प्रीवियस बताया भी है कि किस तरीके से a b एंड c आए, ठीक है। इसके पीछे क्या प्रॉपर फॉर्म रहता है कि पॉलिनोमियल का फॉर्म रहता है ax² प्लस bx प्लस c, ओके। तो फॉर्म रहता है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो सम्स ऑफ जीरो का भी फॉर्मूला भी था। तो ये हमने सम्स ऑफ जीरो दोनों इक्वल आ रहा है -7 यानी ये वेरीफाई होता है, हेंस वेरीफाइड। एंड नेक्स्ट चलो, एंड फिर आता है प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाता है 10, ठीक है। एंड ये भी वेरीफाई होता है प्रीवियस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप बहुपद, ठीक है। बहुपद दे रखा है x² -3 या जैसे हम 4s² -4s + 1, ठीक है। ये दो दे रखे, ठीक है। हाँ, हमने देखो यहाँ पर क्या है, एक तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, क्वेश्चंस के नंबर्स ज़्यादा नो, ये टाइप है, टाइप जिसमें हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना, शून्यकों के गुणनखंड के बीच जांच याद करनी है, ठीक है। तो जैसे प्रीवियस वाला था, ठीक है। तो हमें शून्यक निकालना है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप, फर्स्ट है x² वाला एंड सेकंड है ये वाला। सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ये एक में मर्ज है, ठीक है। तो शून्यक निकाले हमने, यहाँ पर शून्यक निकला है हमारे पास x = √3 एंड -√3, ठीक है। तो हमने ये देखे, तो ये भी वेरीफाई होता है, ये भी वेरीफाई होता है। मतलब रुको तो मैं सब समझा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सर के ऊपर से गया हुआ है, ठीक है। देखो, तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x² - 3, ओके, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके शून्यक निकालना है, ठीक है। शून्यक निकालते हैं। अब आप कहोगे भैया ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, ये जो हमारा x² + bx + c, यहाँ पर इसमें तो bx गायब है। तो मैंने कहा bx गायब है तो मान लेते हैं ना इसे 0x, ठीक है। तो हमने इसे 0x मान लिया। तो x² - 3, ओके रुकना, यहाँ पर दो बार x² लिख गया, ठीक है। अब चलो, जिस भी बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देख ली वो कमेंट में जल्दी से देखो क्या बोलते, तो मैथ्स गेम फिनिश कमेंट में लिख दे, मतलब कमेंट में लिख दे इस वीडियो से मैथ गेम फिनिश होने वाला है। मतलब मैथ का पूरा हम गेम खत्म करने वाले हैं इस वीडियो से। त्रैमासिक की एक मतलब रुपए की भी आपको टेंशन नहीं होगी, फिर जितनी भी टाइप इस वीडियो से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने bx, ठीक है। तो हमने bx को यहाँ पर 0x मान लिया एंड 3 एंड ये हो गया हमारे पास। तो इसे दोनों को हमने स्क्वायर लिया, ठीक है, कॉमन लिया स्क्वायर, ओके, एंड 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इससे हमने दो चीज़ें कॉमन निकाली यहाँ पर, ठीक है। हमने निकाला x -√3 एंड x + √3, ओके। तो ये 0 निकल कर आ गया। दो हमारे पास जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था वैसे ही है, ठीक है।
अब वहाँ पर बस हमें दो मतलब जो हमारा बी एक्स को रहता था उसे दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता था जिससे कॉमन आ जाए, लेकिन हमें इसमें कुछ स्प्लिट नहीं करना पड़ा, इसमें जस्ट हमने स्क्वायर ले लिया और दोनों को कॉमन, दोनों से कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर ये जो है नेक्स्ट यहाँ पर हमने स्क्वायर लिया, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, इससे स्क्वायर लिया तो ये हुआ, ठीक है। एंड तो ये हमारे हमने यहाँ पर वेरीफाई किया, तो ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने थोड़ा लेंथी मतलब प्रॉपर लिखते हुए नहीं करा, ठीक है। एंड अब हमारा गुणनखंड आ जाता है, तो गुणनखंड में भी हमारे पास ये अल्फ़ा है एंड ये बीटा है, एंड और ये हमने यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा के जो फॉर्मूले होते हैं वो हम सभी लोगों को पता ही हैं, कई बार हम अभी पढ़ चुके हैं। अल्फ़ा एंड बीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू दोनों पहले तो योग में आ रहा है 0 जो वेरीफाई कर रहा है, और ये भी वेरीफाई कर रहा है, दोनों वेरीफाई कर रहे हैं, यानी कि जो पॉलिनोमियल है सही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 4s, तो ये प्रीवियस ही क्वेश्चन की तरह है, मतलब प्रीवियस ही वाले जो पहला हमने क्वेश्चन किया उसी की तरह सेम ही है। 4s माइनस 2s, यहाँ पे हमने 4s को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2s माइनस 2s, ठीक है, ठीक है। प्लस करने पे दोनों माइनस 4s बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है, माइनस 4s, ठीक है। एंड यहाँ पर 2s कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, दोनों में हमारे पास s बराबर 1/2 एंड 1/2 आ रहा है, ठीक है, दोनों हमारे पास शून्य, ठीक है, दोनों जीरोस आ रहे हैं, अल्फा आ रहा है 1/2 एंड बीटा भी आ रहा है 1/2। अब इसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है, तो वेरीफाई करने पे दोनों जो होते हैं सेम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों को प्लस किया और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जब हमने ए और बी को, तो भी दोनों 1 है, तो ये इक्वल एंड ये भी इक्वल, गुणनखंड भी। अब ये इंग्लिश में हो गया प्रॉपर वेरिफिकेशन, इंग्लिश एंड हिंदी सेम ही है, बस गुणनखंड वगैरह की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है इसी टाइप में कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसमें हमें फाइंड जीरोस करने हैं, वेरीफाई द रिलेशन इन बिटवीन जीरोस, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हम बहुत बार कर चुके हैं तो सेम ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमने इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया एंड कॉमन लिया एंड हमारे पास शून्य का आ गया -1/3 एंड 3/2, ओके। अब इसे हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई कर देंगे, तो सबसे पहले योग, तो योग आ रहा है 7/6 हमारे पास, एंड गुणनखंड आ रहा है -1/2, यानी कि दोनों ही जो है इक्वल हैं, दोनों ही वेरीफाई करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ये है हमारे पास, एंड वेरिफिकेशन करते हैं सम्स का, तो सम इक्वल हैं एंड प्रोडक्ट भी इक्वल ही है, ठीक है। अब आता है न्यू टाइप, ठीक है, न्यू टाइप, ठीक है, न्यू टाइप। अभी तो हम सेम पॉलिनोमियल वाला वेरिफिकेशन वाले टाइप कर रहे थे पॉलिनोमियल का, अब हमारा आता है न्यू टाइप जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक द्विघात बहुपद प्रॉपर हमें जीरो से क्रिएट करना है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ गुणनखंड दिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते थे, हमें एक प्रॉपर इक्वेशन दे देते क्वाड्रेटिक, एंड फिर उससे हमसे कहते थे जीरोस निकालने और उसे वेरीफाई करना है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जीरोस दे दिए हैं इस टाइप में, एंड अब हम सिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकाल कर देनी है, तो ये तो जस्ट रिवर्स कर दिया रोल को उन्होंने, ठीक है, और कुछ इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, बहुत ही ईजी टाइप है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, द्विघात बहुपद क्रिएट करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू के एंड एक्स स्क्वायर माइनस योग, योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ओके, यानी जैसे सम भी कहते हैं, ठीक है, एंड एक्स प्लस ब्रैकेट में गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जिसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, गुणनफल। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूला में हमें नंबर्स को रखना है, ठीक है। तो हमारे पास सम है -3 एंड प्रोडक्ट है -2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही में ही हमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अब मान रखते हैं, ठीक है, पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो हमारी इक्वेशन निकल कर आती है प्यारी सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ओके, ये आ गई हमारी पास प्रॉपर इक्वेशन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था कि सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, ओके, ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। एंड ये हमारे पास सम्स हैं, जीरो से -3 2, एंड ये हमने इसमें इक्वेशन वैल्यू पुट करी, एंड हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल इक्वेशन निकल कर आ गई, पॉलिनोमियल निकल कर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ओके, अब हमारे पास फिर से द्विघात बहुपद निकल कर आता है। ठीक है, तो अब हमें फिर से वही सेम टाइप है, यही क्वेश्चन टाइप बस रिपीट है। बस अब हमें थोड़ी डिफरेंट दे दिए हैं गुणनफल, यानी कि हम लोगों को सम्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंट दे दिए। अल्फा प्लस बीटा इस बार हमारे पास है -4, यहाँ पर देखो योग हमारे पास है 1/4 एंड गुणनफल क्रमशः रेस्पेक्टिवली -1। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वेशन फॉर्मूला हमने पहले ही सीख रखा है, बस जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे एंड हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स एंड 4। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वेशन पुट करी के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ये हमारा सम था, प्लस -1 एंड ये हुआ, तो के एक्स स्क्वायर एंड 1/4 एक्स माइनस 1 एंड के का के इज इक्वल टू 4 लेने पर ताकि भिन्न हट जाए। ठीक है, के इज इक्वल टू 4 लिया। ठीक है, यानी कि जिससे ये ब्रैकेट ये हट जाए। ठीक है, तो हमने जिससे मतलब भिन्न यानी कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब ये जो भिन्न है अंश और भिन्न। ठीक है, तो ये हमने भिन्न हटाने के लिए के को 4 माना। ठीक है, एंड हमारे पास निकल कर आ गया 4x माइनस एक्स एंड -4। ओके, एंड फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। एंड फिर अब आ जाते हैं हमारे पास सम, मतलब ये इंग्लिश मीडियम के लिए फॉर रिमूव फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे भी फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए के लिया था। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं था तो हमने के को कुछ वैसे माना नहीं था, के को हमने 1 मान लिया था क्योंकि फ्रैक्शन कुछ था ही नहीं था प्रीवियस क्वेश्चन में। जस्ट यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोगों ने 4 एज्यूम कर लिया। ठीक है, एंड अब हमारे पास यहाँ पर √2 एंड 4 आ गया प्रोडक्ट गुणनफल, तो मान रखते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो एंड 3 लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रैकेट फ्रैक्शन में हमारे पास 3 है ना, तो 3 को हटाने के लिए हमने के को 3 मान लिया। ठीक है, एंड जस्ट यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इंग्लिश मीडियम, एंड यहाँ पर हमारे सारे टाइप हो जाते हैं फिनिश। बेसिकली हमारे पास 2 ही टाइप थे इस चैप्टर में। ठीक है, एक तो हमारे पास ये जीरोस निकालने वाले टाइप, जिसमें हमें जीरोस फाइंड करने थे, जीरो फाइंड करने थे एंड उन्हें हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था जीरोस हमें गिवन थे। ठीक है, एंड हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्रिएट करना था। ठीक है, तो बस 2 ही टाइप थे, 2 टाइप से और बाहर कुछ जाने नहीं वाला, इतनी गारंटी है हमारी। ठीक है, इतनी गारंटी आपको टॉपर सॉल्यूशन चैनल पर रखनी होगी क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट। क्योंकि ठीक है, और अब आप सभी लोग बहुत देर से देख रहे हैं ये ब्रह्मास्त्र बैच, ये बैच क्या है, तो मैं बता दूं कि ये जो है हमारी टॉपर सॉल्यूशन की टीम है, उसने एक बैच क्रिएट किया है जो एनुअल एग्जाम के लिए, जिसमें जो ऑल सब्जेक्ट के लिए जस्ट फॉर दी बेयर मिनिमम प्राइस 299, ये बहुत ही कम प्राइस में हम लोग पूरे सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी एंड बोथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट का, मतलब दोनों ही मीडियम्स का होंगे। हिंदी मीडियम भी कवर हो रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, और इंग्लिश मीडियम में भी ब्रह्मास्त्र बैच अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट हैं। और प्रॉपर चैप्टर मतलब प्रॉपर जो है बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। ये गाइड की तरह नहीं है कि जिसमें हर चैप्टर में करीबन 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो लोग 100 क्वेश्चन दिए हैं, बच्चा लास्ट टाइम में पढ़ नहीं पा रहा, कोचिंग में जितने नोट्स क्रिएट करवाए हैं वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि 10 मतलब 3 कॉपी क्रिएट हो रही हैं कोचिंग वगैरह में, एंड फिर उसे रिवाइज करना प्रॉब्लम है, उसकी लैंग्वेज टफ है। लेकिन इन सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं इन सभी को टैकल करते हैं ब्रह्मास्त्र बैच। ब्रह्मास्त्र बैच में क्या रहता है, जस्ट आप सभी लोगों को 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं जो कम से कम 100 होंगे या 90 या 80, इतने से ज़्यादा हर सब्जेक्ट में 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं होंगे, और इनसे ऊपर बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला। ये स्पेशल बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर किया गया। बोर्ड ब्रह्मास्त्र बैच यानी कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस जस्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, टॉपर सॉल्यूशन की टीम की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। एंड जस्ट आप लोग कह सकते हैं कि भैया मुझे बैच खरीदना है, वहाँ से आप अपना मीडियम बता देंगे, क्लास एंड QR आ जाएगा। एंड ये एक PDF बैच होने वाला है, तो उससे जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो एक सारी की सारी ई बुक टाइप आप सभी लोगों को सेंड करती जाएंगी आपके व्हाट्सअप नंबर पे, जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई सेल्फ सेंट्रिक नहीं है, मतलब इसमें आप सभी लोगों को जैसा है कि आप लोग अपने दोस्त को नहीं भेज सकते हैं, आप अपने एक बार परचेज करके आप सभी लोग अपने पूरा प्रॉपर फ्रेंड सर्किल जो होता है इस बैच से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 में भी
चैप्टर 3 का भी गेम ख़त्म करते हैं प्रॉपर, ठीक है। चैप्टर 3 भी काफ़ी इजी होने वाला है। जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे चैप्टर 3 बहुत ही ज़्यादा टफ लगता था, लेकिन जब मैं देखता हूँ ये इतना भी टफ नहीं था, मतलब जितना बच्चे कहते हैं चैप्टर 3 टफ लग रहा है तो वो उतना नहीं है, ठीक है। चैप्टर 3 ठीक है, तो इसमें थोड़ी प्रतिस्थापन, इसमें क्या रहता है टफ कहाँ लगने लगता है बच्चे को ना, एक तो क्या जो कोचिंग वाले सर रहते हैं ना वो बहुत सारे क्या करवा देते हैं, मेथड करवा देते हैं कि एक तो पहले तो ये प्रतिस्थापन, विलोपन और बहुत सारी रैखिक विधि, रैखिक गुणनफल, बहुत सारे जो होते हैं मेथड करा देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ लिमिटेड जो हमें क्या करने हैं, विधि बस पढ़नी है, लिमिटेड जो होने हमें मेथड्स बस पढ़ने जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे, जिससे हमारी रैंक आने वाली। ओके, तो चलो पहला टाइप आ जाता है प्रतिस्थापन विधि का। ये प्रतिस्थापन विधि सबसे इजी विधि होती है और बच्चों की सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है, आप लोगों की फेवरेट भी होगी, ठीक है। अगर नहीं होगी तो मैं अगर समझा देता हूँ तो आप लोगों की जो होने वाला मेथड है प्रतिस्थापन, सब्लिमेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये जो होगा सबसे ज़्यादा आप सभी लोगों का फेवरेट मेथड बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इक्वेशन दी रखी हैं, ठीक है, वो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन कोई नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, एंड अब हमें एंड तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाती है, समीकरण 1, ओके। एंड ये समीकरण 1 हो गई, इक्वेशन 1 जैसे हम समीकरण 1 भी कह सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब समीकरण 2 से x का मान लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर समीकरण 2 से प्रॉपर x का हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 4 प्लस वाई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसे हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 प्लस वाई इज इक्वल टू इस प्लस इज इक्वल टू 14, ठीक है। एंड अब हमारे पास 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, एंड 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 एंड 2y इज 10। अब ये प्रॉपर जस्ट सॉल्व किया हमने, एंड y इज इक्वल टू 5, y हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। एंड y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y इज इक्वल टू 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण 3 ये होगा इक्वेशन 3 जो हमने x की वैल्यू निकाली। तो अब हमने x की वैल्यू निकाली, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो हमारे पास x आ गया हमारे पास 9। अब आप कहेंगे भैया इसे हम प्रतिस्थापन विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर इसका प्रतिस्थापन कर दिया, इसको भेज दिया है कि कहा चल भाई अब यहाँ पर रह, अब तेरी जगह यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हमने इसे प्रतिस्थापित कर दिया, हमने इसे अपने दिल से निकाल लिया, जैसे सब लोग निकाल देते हैं, हमें हमारी कोई भी तो इज्जत नहीं करता, ठीक है। तो अब हमने x को निकाला यहाँ पर, x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ओके। एंड तो ये हमारे पास समीकरण 3 हो गया, ऐसे ही इसका नाम प्रतिस्थापन विधि हो गया, ठीक है। एंड जस्ट अब हमारे पास x प्लस 9 आ गया, एंड y इज इक्वल टू, हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, ओके। अब द गिवन इक्वेशन, ये दिस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 2, एंड x की वैल्यू जो है हमने y की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू से हमने y की x को मतलब y को जो है हमने दूसरी साइड भेज दिया, दूसरी तरफ, तो हमें पास x की वैल्यू आ गई इक्वेशन 3 जैसे हमने मान लिया। एंड इक्वेशन x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रखा, तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ जाती है। अब आती है हमारे पास विलोपन विधि, ये भी एक मक्खन सेफ किस विधि, मतलब जस्ट लाइक सेफ किस ये विधि होती है, मतलब ये मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, ये बहुत ही फेवरेट मेथड है जब भी हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो, ठीक है। m का हमें वैल्यू भी निकालनी है जिसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ठीक है। ये एक विलोपन विधि वाला मेथड आ गया। चलो तो हमें समीकरण दिए हुए हैं, तो हमारे पास सबसे पहला समीकरण आ जाता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 1 हो गई। एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन 2 हो गई, ओके। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो जब हमने दोनों को समीकरणों को घटाया, ठीक है, विलोपन किया, ठीक है, देखो ऐसे नहीं करने, यहाँ पर टाइप थोड़ी सा हो गया गलत, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जिसमें हम 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब तो हमने इसमें माइनस प्लस माइनस, ओके,
जब 2 कट गया यहाँ पर हमारे पास 7y आ रहा है, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 35, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एंड और हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 5, जस्ट y की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। एक की वैल्यू आई तो बस जस्ट हम x की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमने प्रॉपर समीकरण 1 में रखा, एंड x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। जस्ट समीकरण 1 में रखने से x की वैल्यू आ गई। अब मेन टास्क आता है जो हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो हमारे पास y क्या है 5 है, m निकालना है, x क्या है हमारे पास -2 प्लस 3, ओके। तो हम हमारे पास 5 माइनस 3, अब 3 को तो यहाँ से जितना ज़्यादा सबसे पहले 3 को हटाएंगे, तो सबसे पहले हम उसे हटाने का ट्राई करेंगे, तो हमारे पास 2 आ गया, एंड -2m, एंड तो 2 से 2 गया, एंड 1, तो -1 इज इक्वल टू m, ओके। m की वैल्यू आ रही है -1, ओके, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम के लिए हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटाने पर, ठीक है, जो बड़ा वाला है उसे छोटे से घटाने पर, ठीक है, ओके। तो हमारे पास निकल कर आता है y हमारे पास 5 आता है जब हम इक्वेशंस को घटाते हैं, एंड जब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आती है -2, ओके। एंड इस x की वैल्यू से हमने m की वैल्यू निकाली जो आ रही है -1, और यहाँ पर आप लोगों का ये विलोपन विधि वाला टाइप होता है कंप्लीट, ठीक है। ये टाइप में आप सभी लोगों को जो है m की वैल्यू पूछ सकते हैं, या जस्ट आपसे कहेंगे कि विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड का फॉर्मूला निकालिए, एलिमिनेशन मेथड, जिससे एक x को हटा दीजिए, जिससे जैसे मैंने सॉल्व किया था जिसमें 2x को मैंने प्रॉपर हटा दिया था, ठीक है। तो अब हमें x को हटाना है, एलिमिनेट करना है, एंड जस्ट इस मेथड का यूज़ करके हम लोगों को इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर है, जस्ट हमसे क्या कहा गया है, ये टाइप 2 है जिसमें हमसे और कुछ नहीं पूछा, जस्ट हमसे कहा है कि एक प्रॉपर विधि है जो हमारे पास विलोपन विधि है, और किसी विधि का यूज़ नहीं कर सकते। अगर तो मामा ने किया तो तुमने प्रतिस्थापन लगा दिया, ठीक है, नहीं, प्रतिस्थापन यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि उन्होंने हमसे स्पेसिफिक पूछ रखा है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का हम यूज़ कर लेते हैं, ओके। एंड जब हमने यूज़ किया तो हमारे पास देखो, तो हमारे पास यहाँ पर समीकरण 1 आ गया, समीकरण 1 क्रिएट हुआ, तो 2x + 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 हो जाती है, एंड यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 2 निकल कर आती है, ओके। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, 2x - 2y = 2, एंड दोनों से गुणा करने पर, ठीक है, तो गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब आप कहेंगे 2 से गुणा क्यों किया, तो भैया ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, 2 से गुणा क्यों किया, तो इसे समझने के लिए जस्ट हमें पहले समीकरण 1 को समझना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो समीकरण 1 में हमें क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास 2x - 2y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमें कुछ एलिमिनेट करने को मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर हम 3 से x को हटा ही नहीं सकते, प्रॉपर एलिमिनेशन मेथड में एक प्रॉपर x वेरिएबल पूरा हमारा एलिमिनेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमिनेट ही नहीं हो रहा। लेकिन हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 4 जो है हमारे पास, 4 को हम 2y से एलिमिनेट कर सकते हैं, हम ऐसे 2y को 4y बना सकते हैं, कैसे, जस्ट इसे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो गया 4x - 4y एंड 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 को 4 से काट दिया, यहाँ पर 7x हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। कैसे, 3 2 + 4y इज इक्वल टू 10, 6 + 4y इज इक्वल टू 10, एंड 4y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे y की वैल्यू 1 आ गई जस्ट, एंड x एंड y की वैल्यूज आ गई, ठीक है। एंड अब ये इंग्लिश मीडियम के लिए, अब अगर आप लोगों को ये वाला पार्ट नहीं समझ आया होगा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हम 4x को सेम कर सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। जस्ट इसलिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू x एंड y निकल कर आ जाती हैं, एंड ये नेक्स्ट पार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है कि k किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, ये हमें रैखिक समीकरण है, और k - 1 x + k + 2 y इज इक्वल टू 3 के अपरिमेय रूप के से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट टाइप है, प्रॉपर ये पूरा तरीके से डिफरेंट टाइप है। तो k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म है, और
कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल की शर्त हम लोगों को ये पता है। अनेक हल की शर्त होती है इक्वल इक्वल इक्वल। ठीक है, सारे इक्वल होते हैं, A1 बाई A2, B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 सारे इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास A क्या है, हमारे पास बस जस्ट हमें A1 A2 A3 निकालने, तो हम जस्ट इक्वेशन से A1 A2 निकाल लेते हैं। तो A1 हमारे पास 2 है, A2 हमारे पास K-1 एंड B1 हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाता है। ऐसे हमारे पास B2 K+2 आ जाता है, C2 3 की और C1 7 और B1 3 आ जाता है। ठीक है, एंड जस्ट इसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो पहले दो पदों के लेने पर, ठीक है, सबसे पहले हमने दो पद लिए, ये 7x वाले पार्ट को हमने हटा दिया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2K+2 एंड 3K-1 एंड K इज इक्वल टू 7। के को जो है के की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है, और के की जो अगर हम जांच करेंगे इसकी वैल्यू वो करेंगे वेरीफाई करेंगे तो दोनों इक्वल आ रही है, यानी सही है। अब के का मान 7 रखने पर, ठीक है, तो के का मान से 7 समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमसे के का ही मान पूछा था कि के किस मान के लिए के का अगर मान 7 होगा तो जो होगा ये अनेक हल होंगे। ठीक है, के का 7 मान निकल कर आया, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व एंड आप सभी लोगों के 4 नंबर आपके फिक्स हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन और मोस्टली 4 नंबर में आता है हम लोगों का। ठीक है, अब हमारे पास ये इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन हो गया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास ये के का है। ठीक है, के वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर K7 आता है। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, ठीक है, का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई हल नहीं होने की ये होती है हमारे पास वो शर्त जिसे हम कहते हैं शर्त है ये। ठीक है, कोई हल अनेक हल होने की शर्त होती है A1 बाई, सारे इक्वल होते हैं, कोई हल ना होने की शर्त जो है लास्ट B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होती है। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास A1 A2 सारे हैं ही, A1 है हमारे पास 3, B1 है 1, C1 है 1। ठीक है, A2 है 2x 2K-1, B2 है K-1, C2 है 2K+1। ठीक है, अब हम इसे इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन में रखा, सबसे पहले अब हमने दो पद लिए। ठीक है, तो 3 2K-1 एंड 1K-1। ओके, तो हमने इसे एक वैल्यू रखा। अब हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास k की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग के दो पद लेने से हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है और बस अंतिम पद से हम जांच करते हैं। ठीक है, अब अंतिम पद में हमने वैल्यू रखी। अंतिम पद क्या था, 1 बाई K-1 नॉट इक्वल्स टू 2K-1। ठीक है, अब हम जांच करेंगे 2, तो ये 2-1 हो जाएगा। ठीक है, एंड और हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, एंड इससे हमारे पास 1/5 आता है, हमारे पास 1/5 आता है, तो दोनों ही 1 इज नॉट इक्वल टू 1/5। यस, तो ये प्रूफ होता है कि इससे कोई हल नहीं होगी, यानी कि k इज इक्वल टू 2 होगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए तो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, जो कंडीशन होती है हमारे पास नो सॉल्यूशन की, वो ये होती है कि लास्ट में हमें कोई इक्वल नहीं होता। ठीक है, B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, ये जो है एक अलग टाइप होता है नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के। ठीक है, अब आता है, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, जिसमें हम लोगों को दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हो गया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, उन्हें ज्ञात करना है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो माना दो संख्या है हमारे पास x प्लस x और छोटी संख्या y होगी, तो हमने ये समीकरण लिया। ठीक है, प्रश्न अनुसार हमने ये समीकरण ले लिया जो हमें दिया है कि दोनों के बीच का अंतर 26 है। समीकरण 2 हमने खुद से क्रिएट कर लिया एंड समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई एंड जस्ट y की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास वास्तविक संख्या 39 एंड 13 आ गई, जिनके बीच का डिफरेंस भी 26 ही है। एंड जो ये इंग्लिश मीडियम के लिए लेट द लार्जर नंबर इज x is 39 and smaller number is y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y हमें 26 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इक्वेशन 2 हमने खुद से क्रिएट की, इक्वेशन 2 जो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 13 आएगी एंड इक्वेशन 2 को जब हम करेंगे यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास x की वैल्यू 13 आएगी और ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास जो होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें लैंग्वेज से हमें प्रॉपर क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है लैंग्वेज को एंड देन हम लोगों को इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 साल बाद जैकब, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी।
ठीक है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु अपनी पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाएगी। वर्तमान आयु क्या होगी? तो हमें करंट जो हमें क्या करनी है, करंट एज पता करनी है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना वर्तमान आयु है x, उसके पुत्र की वर्तमान आयु है y। ठीक है, और 5 वर्ष बाद जेकब की आयु x प्लस 5 हो जाएगी, बच्चे की भी आयु 5 साल ही बढ़ेगी शर्त के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3, तीन गुना हो जाएगी तो 3 प्लस 15 एंड तो हमारे पास यहाँ पर x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 आ गया। ये जो होगी हमारी जो शर्त पहली थी उसकी अकॉर्डिंग होगी। एंड 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले यानी पूर्व, प्रीवियस यानी बिफोर, तो शर्त के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी। तो हमारे x दो इक्वेशन निकल कर आई, x माइनस 30। अब हम इसे विलोपन किसी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर विलोपन विधि का यूज़ किया है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 10 आ रही है, जिससे हम समीकरण 1 में पुट करने पर हमें x की वैल्यू 40 आ जाएगी। यानी जेकब 40 साल का है करंट में और उसका पुत्र टीपू समुद्री 10 साल का है। ठीक है, चल टीपू समुद्री मैंने नाम रख दिया उसका। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। ठीक है, लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज x एंड सन इज y। ओके, तो ये फर्स्ट 5 ईयर हैंस एंड एगो। तो इक्वेशन कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनेगी हमारी, एंड कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन ये होगी। ठीक है, एंड हमारी इक्वेशंस को अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 10 आएगी, x की वैल्यू 40 आएगी। एंड हियर वी हैव जेकब 40 ईयर्स एंड जेकब का बच्चा 10 साल का, दोनों के बीच 30 साल का गैप है। ठीक है, चल अब चैप्टर 2 हमारा खत्म हुआ, चैप्टर 3 खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर। चैप्टर 4 के सारे टाइप इस कवर करते हैं। चलो चैप्टर 4 चल देखते हैं। तो चैप्टर 4 में पहला टाइप आता है, हमें पहले ही वेरीफाई करना है कि जांच कीजिए कि x प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। चेक वेदर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने का। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लेंगे हम, खोलेंगे इसको एंड 2x प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन निकल कर आ रही है। और राइट साइड लेंगे तो राइट साइड भी हमारे पास आती है 2x माइनस 1, जिसे हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो 2x माइनस 6 है, 2x माइनस 3 है सॉरी। तो फर्दर बढ़ाएंगे तो 2x माइनस 6 आती है। ठीक है, दोनों पक्षों को एक साथ रखें। ठीक है, दोनों पक्षों को अगर हम इक्वल रखें, इक्वलाइज करें, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कट जाएंगे एंड 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 7 हो गया आंसर, 0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसे a इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, b इज 0, c इज इक्वल टू 7, ऐसे चर x के अधिकतम घात। ठीक है, तो हम रखेंगे, तो अतः हमें ये पता चलता है कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब अगर ये x जो होता 1x इज इक्वल ये 0 होता, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता, क्योंकि 0 सबको काट देता और फिर यहाँ पर ये जो हमारा स्क्वायर था वो भी चला जाता, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण का ही रूप है। हमने अभी देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, अगर प्रूफ करना हो तो हम जस्ट इसको स्क्वायर ले सकते थे। ठीक है, एंड लेटर ऑन हमारे पास हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिया है, तो एक्सपेंडिंग द लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ, एंड देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब गुणनखंड विधि, यहाँ पर हमने उन्होंने स्पेसिफिक ये टाइप दे रखा है हमें गुणनखंड विधि का, तो इसको गुणनखंड विधि का टाइप को यूज करके हम लोगों को मूल ज्ञात करने, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम रूट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, पूरे समीकरण को हमने 8 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, जिससे भिन्न हट जाए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 16x माइनस 8x प्लस 10। ठीक है, मध्य पद को तोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन आएंगे, हमारे पास ये आ जाएंगे, हमारे पास अल्फा एंड बीटा। ठीक है, गुणनखंड को 0। ठीक है, इसे अल्फा और बीटा नहीं कहेंगे, इसे जस्ट हम x एंड x ही लेने देते हैं। ठीक है, मूल निकल कर आ गए 1/4 एंड 1/4। ठीक है, बीच में तोड़ने पर। ठीक है, तो ये हमारे मूल जो हमें गुणनखंड विधि से उन्होंने कहा था निकालने के लिए, जस्ट हमने निकाल दी। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो
अब ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया, जस्ट सेम ही हमें मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को जस्ट टू रिमूव द फ्रैक्शन एंड सब split the middle term to whose sum is -1 and 16 where is -4. This is the explanation of the how we can split the how we can split the 4x. ठीक है, how we can split the 8x into -4x and -4x just because it is 8x, so it is we had to find the माइनस करने मतलब प्लस करने पर -x आनी चाहिए और इनटू करने पर 16 आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इक्वेटिंग ईच फैक्टर बाय 0, तो हमारे पास रूट्स निकल कर आते हैं -4 1/4 एंड 1/4 सेम। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइप निकल कर आता है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ऐसी दो संख्याएं, याद कीजिए, ठीक है, जिनका योग 27 हो और गुणनखंड 182। ठीक है, जिनका योग 27 और गुणनखंड 182। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रिजॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले माना पहली संख्या x है, चूंकि दोनों का योग 27 है इसलिए दूसरी संख्या 27 - x होगी एज यूजुअल। ठीक है, अब दोनों का गुणनखंड हमें दिया रखा है 182, तो हमारे पास यहाँ पे 27x - x² बाई 182 एंड हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन निकल कर आती है x² - 27 एंड माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जिससे हमारा माइनस हट जाए, तो हमारे पास 182। अब मध्य पद को तोड़ते हैं। ठीक है, कि हमें ऐसा करने कि 27 को ऐसे तोड़ने की प्लस करने पर माइनस का 27 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 182। तो ये दो नंबर निकल कर आते 13 एंड 14 माइनस के। तो हमारे पास दो रूट्स निकल कर आएंगे 13 एंड 14 जस्ट सिंपल गुणनखंड विधि से। एक इस वाले क्वेश्चन में जस्ट हमें इक्वेशन क्रिएट करना टफ था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ही ऑफ्टन एक फ्रिक्वेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो दो नंबर मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y। यहाँ पर हमें कोई छोटा या बड़ा नंबर नहीं दिया रखा है, तो हमें x एंड y मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमें से सिंपल कहा है कि हमारे पास सम है 27, ठीक है, एंड हमारे पास प्रोडक्ट है 182। ओके, प्रोडक्ट है हमारे पास 182, तो जस्ट हम x मानेंगे और x को इससे घटा देंगे, तो दूसरा जो हमारा x निकल कर आएगा उसे हम 27 से घटा देंगे, तो दूसरी जो हमारे पास नंबर है वो इजीली निकल कर आ जाएगा, जिससे हमारा डबल जो होगा हमारा पास इक्वेशन इजीली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बहुत आसानी से क्रिएट हो जाती है, जस्ट हम x मान के ये हमने इक्वेशन से 3 स्टेप्स में कंप्लीट कर ली। ओके, एंड यहाँ पर हमारे जो दो टर्म्स आ जाते हैं 13 एंड 14, पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 27 होगी। और जस्ट यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है थोड़ी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या 13 है कौन सी संख्या 14 है, तो हम दोनों ही सिचुएशंस को लिख सकते हैं, अतः भी दो संख्याएं 13 और 14 होंगे। ठीक है, देयरफॉर द टू रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। अब नेक्स्ट आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लें। ओके, ठीक है, और कॉपी पेन लेकर प्रॉपर बैठे रिवाइज करने के लिए। ये सारे टाइप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे साथ आप लोग इतनी दूर तक आ रखे हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात होगी, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक 4 चैप्टर्स को 3 चैप्टर्स को तो प्रॉपर कवर कर लिया है, प्रॉपर टाइप वाइज, वो भी सिर्फ 1 घंटे के मतलब अंदर। ठीक है, एंड चलो तो क्वेश्चन पर रिटर्न कर दें। तो दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 36 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वर्गों का योग दे रखा है। ठीक है, तो x² एंड x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 365 दिया रखा है, तो यहाँ से हम इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे 2x² + 2x-, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, बेसिक है। ठीक है, तो इसे भी हम अगर हम गुणनखंड में डिवाइड करेंगे तो दो धनात्मक संख्याएं आती हैं हमारे पास, दो आते हैं, रूट्स आते हैं, एक तो x = 13 एंड x = -14, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमें धनात्मक संख्या कहा है, तो ये अमान्य होगा। ठीक है, तो इसलिए x 13 है और x + 1 14 होगा। ठीक है, तो वे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 है। ठीक है, चलो, लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर दिस, एंड हमारे पास दो निकल कर आए इंटीजर पॉजिटिव, तो रिजेक्ट, हाँ, तो ये हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा। ओके, ये आप लोग आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, ठीक है, बोथ।
ये होता है हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, हमें इसके रूट का नेचर फाइंड करना है, ठीक है। ये एक डिफरेंट टाइप है, तो इसको हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो दिया गया समीकरण ये है, इसकी तुलना इस मानक रूप से करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमारे पास ए बी सी निकल कर आएंगे। तो हमारे पास ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, डी, जिसे विविधकर भी कहते हैं, जिसे विविधकर हिंदी में कहते हैं, तो जो डी है, डी का सूत्र होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे पास डी -8 निकल कर आ रहा है। और चूंकि अगर विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट ऋणात्मक है, तो इसीलिए इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, मूल काल्पनिक या अवास्तविक होगा, ठीक है। नेचर ऑफ रूट, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी, ओके। एंड अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, नेक्स्ट टाइप है कि के का वह मान निकालिए। आप देखो के मान वाला टाइप आ गया कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कि दोनों मान बराबर हों। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, ठीक है, मतलब 2 इक्वल रूट्स यानी जस्ट दोनों ही बराबर रूट्स होने चाहिए, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए, बेसिक इक्वल, ठीक है। तो दिया गया समीकरण है, स्टैंडर्ड फॉर्म से वो करेंगे, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए बी सी के मान आ जाएंगे। अब हम अगर इसे विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट से रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के बराबर रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर के का मान प्लस एंड -2√6 आ जाएगा। जस्ट ये हमने यहाँ पर 3 स्टेप का हमने यहाँ पर इसको फाइंड निकालने के लिए किया है, यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं है। एंड हमारे पास के का मान आ जाएगा प्लस -2√6, 2√6 नहीं, प्लस एंड -2√6, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई के की। एंड ये इंग्लिश की द कंडीशन फॉर द टू इक्वल इज मस्ट बी डिस्क्रिमिनेंट इज 0, ओके। तो ये जो हमारी एक प्रॉपर वो होता है कि कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कंडीशन है, एंड इन नेगेटिव के लिए हो इमेजिनरी, जिसे हमें इमेजिनरी कहते हैं, उसे 0 डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो नेगेटिव होना चाहिए, उसके लिए इमेजिनरी होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा था कि रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो अब हमें यहाँ वही सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है, बस जस्ट डिफरेंट इक्वेशन। तो बस हमने तुलना करी एंड डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर, विविधकर को 0 के बराबर, डी को 0 के बराबर रखा, मान रखा, तो हमारे पास दो स्थितियां बनी। एक तो के हमारे पास सबसे पहले 0 आ रहा है और के हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम 0 जो होगा वो x² को समाप्त कर, मतलब वो कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, जिससे द्विघाती समीकरण नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए के का सही मान 6 होगा, ठीक है। के की वैल्यू 6 आ गई। एंड जस्ट यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एंड और यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 फिनिश होता है। एंड अब आता है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम लोगों को एपी है वाला चैप्टर है, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो हमें ए तथा सार्वांतर डी निकालना है। हमारे पास समांतर श्रेणी एपी है 3 1 -1 एंड -3। तो प्रथम पद हमारे पास ए, हमारे पास 3 है, ठीक है, सार्वांतर, ठीक है, ये हमारे पास डी आ जाता है। सार्वांतर का सूत्र होता है, डी का फॉर्मूला होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हमारे पास डी आ गया -2 एंड ये बस यही निकालना था, फर्स्ट एंड डी निकाला था, सार्वांतर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो ए हमारे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। एंड सिंपल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें जो टर्म याद करनी है, अभी तो सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना था। अब हमें A10 निकालना है, यानी कि A10 निकालना है, जैसे A10 + 90, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को A चाहिए होगा, तो A हमारे पास 2 है जो श्रेणी से मिल जाएगा। सार्वांतर कॉमन डिफरेंस 5 है, N 5 है, तो ठीक है। nवे पद का हम यहाँ पर फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो हमारे पास A10 निकल कर आ जाएगा 47, ठीक है, 47। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद 47 है, ठीक है। आप चलो, ये इंग्लिश मीडियम का हो गया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। AP इज 47, 10th टर्म ऑफ AP इज 47, ठीक है, वैल्यू आ गई। एंड अब आ जाता है हमारे पास 78। अब हमसे पद दे दिया, मतलब यानी हमें टर्म दे दी है कि 78 है, 78 है, हमें टर्म बताओ कि ये कौन सी टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये कौन सी टर्म होगी, ठीक है। तो AN टर्म दे दी हम लोगों ने, हमें बताने की N की वैल्यू क्या होगी, ठीक है।
तो ए हमारे पास 3 पहले ही है, 5 निकल गया है, ए एन 78 है, और तो हम एन निकालेंगे तो एन हमारे पास 16 निकल कर आता है। जस्ट बाय सॉल्विंग दूज स्टेप, हमें ये स्टेप्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एन ईजिली निकल कर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो एन आ जाता है हमारे पास 78 एंड हेयर हेंस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लेट एन यूज द फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला की यूज़ किया, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, एंड यहाँ पर हमने n हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, n 16 है, तो यानी कि 16th टर्म हमारी इस AP की 78 है। अब उस AP का 31st व पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38, 16वां पद 73। ठीक है, उस AP का 31st व पद ज्ञात करना है जिसमें 11th टर्म हमारी पास 38 है एंड 16th टर्म 73। ठीक है, तो माना जो हमारा फर्स्ट टर्म है A एंड कॉमन डिफरेंस D है, एंड ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल कर आ रहा है। ठीक है, जस्ट समीकरण 1 और 2 को एक दूसरे से घटाएंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ ये वाला पार्ट थोड़ी समझ नहीं आ सकता बच्चों आप लोगों को। तो ये है a/15 एंड a/a प्लस 10। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास 73 एंड 38। ठीक है, तो 8 से 1 कट जाएगा एंड 5d एंड 35, तो d हमारे पास 7 बचा, कॉमन डिफरेंस 7 निकल कर आ रहा है एंड फर्स्ट टर्म हमारे पास 32 आ जाएगी, -32 अगर हम निकालेंगे तो 31st हमारी टर्म हो जाएगी 178। ओके, जस्ट हमें इक्वेशन क्रिएट करनी थी जैसे हमने 4th चैप्टर में किया, और उसे हमने विलोपन विधि जो हमने अभी सीखी थी उसका यूज़ करके ये कैसे हमारे प्रीवियस चैप्टर्स की हेल्प लेके हमने ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व कर दिया। ठीक है, एंड हमारे पास आंसर आ गया 178, एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड गिवन टर्म हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंड सब्ट्रैक्टिंग तो हमारे पास d कॉमन डिफरेंस 7 आ जाएगा एंड 31st टर्म आ जाएगी 178। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आती है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्याएं किससे 10 से स्टार्ट होती हैं, वो चलती हैं 99 तक। ठीक है, फिर उसके बाद 3 अंकों वाली संख्याएं हो जाती हैं, तो 3 से डिवाइड होती है सबसे पहली 2 अंक की संख्या 12, तो यहाँ से हमने सबसे पहले 12 स्टार्ट किया, फिर 13 एंड फिर 88 एंड फिर लास्ट इज 99। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम जस्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास A है, फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस हमें पहले दिया रखा है 3, एंड लास्ट टर्म है हमारे पास 99। लास्ट टर्म ही हमें ज्ञात निकालनी है जिससे हमें प्रॉपर सारे टर्म मिल जाए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर निकाला, सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एन एन, तो ए एन हमारे पास 99 है और अपने पास फर्स्ट टर्म 12 है, एन माइनस 1 निकालना है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 87 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, तो एन आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, तो एन आ जाएगा हमारे पास 30, यानी कि टोटल 30 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से विभाजित होंगे, यानी 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर्स डिवाइडेड बाय 3, तो 12 से स्टार्ट होते 99 तक, तो वो 30 हैं टोटल। ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पद का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 और 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है, यानी 20th टर्म। ठीक है, 20 टर्म ज्ञात करना है। ठीक है, और फाइंड आउट 20 टर्म। ठीक है, तो जस्ट हम निकालेंगे। तो सबसे पहला भाग आ जाता है हमें, सबसे पहले तो टोटल स्टार्टिंग की जो नंबर्स का सम दे रखा है, तो सम का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट करके रख सकते हैं आपने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा सम का। एंड इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 3 निकल कर आता है 108। ओके, एंड 20th टर्म A20th निकल कर आती है 200। अब हमें क्या पूछे अब हमसे पूछा गया है ए पी जो हमारा स्टार्ट होता है 28 से और उसके 20 पदों तक का योग निकालना है। ठीक है, जो हमारा ये ए पी है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्होंने एक ही क्वेश्चन में, और उसमें हमें फॉर्मूला सेम ही है, टाइप सेम ही है, मतलब बस पूछने का डिफरेंस अलग है। तो हमें अब जो उन्होंने हमें ए पी दे रहा समांतर श्रेणी दे रखी थी, उसका हमें वो ज्ञात करना था, सम ज्ञात करना था 20 तक का,
20 टर्म तक का, तो वो आ जाता है -790 एंड दैट्स इट। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इंग्लिश मीडियम वाला पार्ट है एंड जिसमें फर्स्ट टर्म इफ एंड फॉर्मूला ये रखा एंड 20th टर्म एंड ये हो जाएगी अल्टरनेटिव पार्ट, ठीक है, अल्टरनेटिव पार्ट हो जाता है दूसरा पार्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित होते हैं, ठीक है। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित होते हैं, ठीक है। तो हमें n दे रखा है 40, ठीक है, 6 से स्टार्ट होते हैं 20 तक, ठीक है। अब हमें उनका योग ज्ञात करना है, जस्ट सम निकालना है। तो हमें n 40 है, सारवांता 6 है, प्रथम पद भी 6 है। तो अब हम मान रखेंगे, फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, SN बराबर n/2। और हाँ, ये फॉर्मूला कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में नहीं, OT में पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना, क्वेश्चन सॉल्व करने में तो हेल्प करता है और ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में भी नंबर दिला के जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता है, सबसे पहले याद करना क्या है, SN। तो n अपन लोगों ने SN दिया है तो n ऊपर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जस्ट इस 2 को यहाँ पे रखेंगे। फिर इतना तो पता ही, सर्वांतर का पहला पद को a कहते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को a कहते हैं। अब उसे प्लस कर दिया n-1 इंटू डी एंड इसे d। और इसे याद करने के लिए 2-3 बार आप लोग उल्टे हाथ से लिख लेंगे और 3-4 बार सीधे हाथ से, जस्ट 3-4 बार लिखेंगे, फॉर्मूला प्रॉपर इजी याद हो जाता है। जस्ट एक लाइन का फॉर्मूला है, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अपन लोग इतने बड़े बड़े पैरा याद कर लेते हैं, एक लाइन का फॉर्मूला याद नहीं कर पाते। इस तरीके से मेंटलिटी क्रिएट करके जस्ट फॉर्मूला को हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में हम मान रखेंगे तो हमारे पास प्रॉपर वैल्यू आ जाती है 4920। ये बहुत बड़ी वैल्यू है 40 तक की, ठीक है। तो अभी इंग्लिश मीडियम वाला पार्ट हो गया एंड वैल्यू आ जाती है हमारे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। एंड अब आते हैं चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 6 में हम लोगों को यहाँ पर ट्राइंगल वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर थेल्स थ्योरम को समझानी है, थेल्स प्रमेय यानी थ्योरम को प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करना भी कुछ त्रैमासिक वार्षिक में तक पूछा जाता है। काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करती है सॉल्व करने में। सबसे पहले हम थ्योरम देख लेते हैं कि थ्योरम क्या कह रही है, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, ठीक है, ठीक है। ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरम क्या कह रही है कि एक त्रिभुज में की एक भुजा के समांतर, ठीक है, समांतर भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, तो ये जो होंगी एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है। एंड जस्ट ये हमारी थेल्स थ्योरम हो जाती है, जिसमें हमें त्रिभुज ABC दिया रखा है, जिसमें ABE जो है हमारी, ये जो BE है ये पैरेलल है हमारी BC के, जो भुजा ADAB जो भुजा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद काटती है, ठीक है। सिद्ध करना है कि AD इज इक्वल टू BE प्लस AE, ठीक है, EC, ठीक है, EC। तो मतलब फॉर्मूला दिया है कि हमें ये बताना है कि अगर हम एक भुजा है, ठीक है, तो कथन क्या कहता है कि एक त्रिभुज है और इसमें अगर हमने एक लाइन खींच दी तो ये लाइन जो होगी दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, ये और ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग रचना करेंगे। तो सबसे पहले रचना, ये डायग्राम थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं है, डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व करने के अकॉर्डिंग है। थ्योरम का डायग्राम तो जस्ट सिंपल रहता है, एक लाइन खींचती, ठीक है। अभी इस थ्योरम के डायग्राम से जो होंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो मैं बताऊंगा कहाँ पर वो डायग्राम यूज होंगे, ठीक है, ओके। तो हमने रचना की कि B को E से और C को D पर मिलाने पर, ठीक है, और कुछ लंब भी खींचे, ठीक है, उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर उत्पत्ति हुई तो त्रिभुज AEE का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पर एंड त्रिभुज BE का क्षेत्रफल 1/2 BE इंटू EN, ठीक है। दोनों को डिवाइड किया, समीकरण हमारा फर्स्ट आया, दूसरा भी हमारा समीकरण 2 आया। इसी प्रकार और त्रिभुज दिए हमने, त्रिभुज ADE एंड त्रिभुज DEC, ठीक है, ये हमने त्रिभुज लिए और हमने इन्हें डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, AD एंड DB एंड यहाँ पर समीकरण 2 निकल कर आया AE एंड EC, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABDE और DEC एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच है, तो ठीक है, समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2, 3 से, ठीक है,
समीकरण 1 2 3 से हमने सिद्ध क्या कर दिया कि ए डी एंड बी डी ए ई एंड ई सी इज इक्वल्स, ठीक है, एक ही अनुपात में है, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम का ये हमारा स्टेटमेंट आ जाता है इंग्लिश मीडियम के लिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, the other two sides of distinct point, the other two sides are divided into same ratio, ठीक है, other two sides are divided into same ratio। इसे प्रूफ करने के लिए आप इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं, जस्ट ज्वाइनिंग बी टू ई एंड सी टू डी, ओके। तो इससे हमारे कुछ त्रिभुज क्रिएट होते हैं, ए डी ई एंड त्रिभुज एरिया ऑफ बी डी ई, एंड इन्हें अगर हम डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमारा और इक्वेशन 3 निकल कर आती है, और इसी इक्वेशन से जो होता है हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ठीक है। ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूफ्ड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें थ्योरम का क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब हमें इसमें क्या किया है, इसमें हमें क्या दिया है, क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए है ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः ए ई प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें प्रूफ करना है। देखो अब थेल्स प्रमेय यहाँ पर हमारी प्रूफ मतलब का यूज़ करके हमें यहाँ पर इसको प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी इक्वल होंगे, ठीक है। तो उत्पत्ति दिया हुआ है, ये है हमारे पास आधारभूत प्रमेय, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एंड दोनों पक्षों को उल्टा करने पर, व्युत्क्रम करने पर हमारे और एक जोड़ने पर, तो हमारे यहाँ पर आ जाते हैं ए सी एंड ए बी। तो ये हुई हमारी, दोनों पक्षों को अब जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारा यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है। जस्ट सिंपल बाय फ्यू स्टेप्स हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो गिवन है हमारे पास ये पैरेलल है ए बी सी, बेसिक थ्योरम का यूज़ करेंगे थेल्स थ्योरम का, एंड एडिंग 1 टू बोथ साइड, क्योंकि अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से 1 1 कट भी सकता है तो कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। एंड जस्ट तो यहाँ पर 1 से लेंगे तो बेसिक डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए डी एंड ए ई ब्रैकेट उसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। एंड सिंस हम जानते हैं कि डी बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए बी एंड ए सी, तो हमने जस्ट इसे रेसिप्रोकेट कर दिया एंड ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ वाला है। अभी तक हमारे पास वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, अभी तक हमसे प्रूफ कर रहे थे क्वेश्चंस को। अब हमारे फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड वाले टाइप के क्वेश्चन आ गया, हमें फाइंड करना है ई सी, ठीक है। अब त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। अब जिसमें ए डी ई, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अरे यार ए को तो मैंने खुद ही ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ओके। चलो तो अब ए डी हमारे पास आ चुका है 1.53 एंड ए ई हमारे पास 1 एंड ई सी का मान ज्ञात करना है, ये निकालना है, ठीक है। जस्ट तो ये हमने दिया है, थेल्स प्रमेय का यूज़ करेंगे कि ए डी अपॉन बी डी बी इज, तो यूज़ करेंगे तो हमारे पास दी गई संख्याओं के मान रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ई सी का मान 2 आ गया। सॉल्यूशन है बाय यूजिंग थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम, एंड गिवन वैल्यूज़ का गिवन वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब फिर से हमारे पास प्रूफ का नहीं है, हमारे प्रूफ नहीं है। त्रिभुज ए बी सी एक समलंब है जिसमें हमें दोनों पैरेलल दी हुई, ठीक है, एक समलंब है। त्रिभुज ए बी सी एक समलंब है जिसमें हमें ये पैरेलल लाइन दे रखी हुई है, ठीक है। एंड बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए, हमें ये प्रूफ करना है ए ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड डी ओ, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये जस्ट हमें प्रूफ करना है। तो अब हमने रचना करी, अब हम इसमें थोड़ी सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ी सी रचना करते हैं। तो बिंदु ओ से होकर ई ओ इस प्रकार खींचेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए डी ई पर काटेगी, तो अब हमारे पास त्रिभुज आ गए, ठीक है। त्रिभुज कौन कौन से आ गए, ए डी सी, ठीक है, त्रिभुज आ गए हमारे पास ए डी सी, ठीक है, ये त्रिभुज आ गया हमारे पास, ठीक है। अब त्रिभुज आ गया हमारे पास, रचना से ए ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो यहाँ पे भी थेल्स प्रमेय यूज करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 आ गया ए। अब त्रिभुज ए बी डी से हमारे पास समीकरण 2 आ गया, दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ए ओ बी ओ सी ओ एंड डी ओ प्रूफ होते हैं, ओके। चलो एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये गिवन हो जाता है, गिवन ए बी सी इज ए ट्रेपेजियम, एंड जस्ट
ये टू प्रूव ए ओ एंड बी ओ, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन वाला ये वाला पार्ट मीन है। तो जो जो अपन लोगों ने किया जो वही बस हमें लिख देना, थ्रू पॉइंट ओ ड्रॉ अ लाइन ई ओ पैरेलल टू ए बी एंड मीटिंग साइड ए डी एट अ पॉइंट ई। ठीक है, प्रूफ करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ बाय कंस्ट्रक्टिंग इज गिवन दैट एंड इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल्स, एंड अगर हम स्वैपिंग करेंगे बी ओ एंड सी ओ की तो हमारे पास ये जो होता है क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था वो हम प्रूफ कर देते हैं। ओके, एंड ये आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क कर लें आप लोग। तो लंबाई 6 एम की वाली एक ऊर्ध्वाधर लंबे स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसकी उसी समय एक मीनार की छाया 28 सेंटीमीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हल, माना स्तंभ की लंबाई 6 मीटर है, ठीक है, उसकी छाया 4 मीटर, माना मीनार की ऊंचाई एच एम है, उसकी छाया 28 मीटर है। ठीक है, समान समय पर सूर्य द्वारा बनने वाले उन्नयन कोण बराबर होगा, इसलिए दोनों कोण ए कसौटी के रूप से समान होंगे। ठीक है, ए से हमने इसे समान रूप दे दिया। ठीक है, और ये स्तंभ की लंबाई, मीनार की ऊंचाई, स्तंभ की छाया, मीनार की छाया इक्वल हो गई। ठीक है, तो 6h/428 एंड जस्ट इसे हम कट करेंगे 1/7 एंड h हमारे पास 42 आ गया, जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जैसे बस लेट करना है, बस ये लिखनी है, थोड़ी लैंग्वेज बस थोड़ी सी टफ होगी लिखने में, बाकी इतनी भी टफ नहीं है। जैसे एट द सेम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सन इज इक्वल, देयरफॉर बोथ राइट एंगल ट्राइंगल आर सिमिलर बाय ए सिमिलरिटी एंड बाय द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, जस्ट इतना लिखना है जो जो हमें पता है। ठीक है, जो जो हमने अभी तक दिया। तो 6 मीटर की शैडो बन रही है एंड हाइट हमारे एच मीटर की हो रही है, तो हमारी हाइट आ जाएगी 42। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमें दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू एंड पी आर क्रमशः, ठीक है, क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है 3.93 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। जांच करने की पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, तो जस्ट पैरेलल की जांच करते हैं। ठीक है, दोनों भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो पी ई अपॉन ई क्यू हमारे 3.8 आ रही है एंड पी एफ अपॉन एफ आर 1.5 आ रहे हैं। ठीक है, एंड हम जानते हैं कि दोनों बराबर नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों समांतर नहीं, क्योंकि जब बराबर ही नहीं है तो समांतर नहीं है। ये तो ये बहुत इजी था देखने में, बस क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा था, बाकी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एंड ये इंग्लिश वाला है। ठीक है, जस्ट कैलकुलेटिंग एंड बोथ सिंस ये बस थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट रहती, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, सो ट्रेपेजियम हमें शो करना है कि एक समलंब है, बस हमें शो करना है, प्रूफ करना है, दर्शाइए। ठीक है, तो दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी एंड इसमें विकर्ण ए सी एंड विकर्ण बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एंड इस अनुपात को रीअरेंज करेंगे। ठीक है, हमने जब रीअरेंज किया तो सी ओ को यहाँ पर भेज दिया, सी ओ को यहाँ पर भेज दिया, बी ओ को ऊपर भेज दिया। ठीक है, समीकरण 1 आ गया। सिद्ध करना है कि हमें, तो सिद्ध करने के लिए समलंब है तो ए बी पैरेलल होना चाहिए डी सी के। ठीक है, तो रचना करी हमने, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करा और उत्पत्ति यानी प्रूफ के लिए हम लोगों ने रचना का यूज़ किया थेल्स प्रमेय का। समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 एंड 2 की हमने अगर हेल्प ली तो हमारे पास निकल कर आया ए ए एंड ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक है, एंड चूंकि तो थेल्स प्रमेय, ठीक है, के विलोम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ऐसे बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय की विलोम से मतलब कि ये अगर प्रूफ है, यानी थेल्स प्रमेय तभी होती है जब वो पैरेलल होते हैं, तो इसके विलोम से हमने किया कि ई ओ एंड डी सी पैरेलल होंगे। एंड रचना करी हमने, निष्कर्ष से रचना ए ई सिद्ध करती है कि हमें दोनों रेखाएं जो होती समांतर हैं, तो आपस में भी समांतर होंगी, और यही प्रूफ करता है कि ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये हैंस प्रूफ करता है कि ट्रेपेजियम है। ओके, अब आ जाते हैं चैप्टर 6। यहाँ पर हमारे लोगों का प्रॉपर तरीके से खत्म हुआ, सारे के सारे टाइप वाइज हमने जितने भी टाइप थे वो सारे खत्म कर लिए चैप्टर 6 के। एंड अब हमारा लास्ट चैप्टर आता है चैप्टर 7। ओके, तो चैप्टर 7 में भी हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। चैप्टर 7 भी बहुत ईजी है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कुछ पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, तो हमें पॉइंट दे रखे हैं ये, एंड अब डिस्टेंस का फॉर्मूला
सबको पता होता है, ठीक है। तो जस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करने के, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, ओके। एंड नाउ अगर हमने इसको रखा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इकाई, ठीक है। अथवा बिंदुओं के बीच की, बाकी दो के बीच की भी 4/√2 इकाई आ गई जस्ट इक्वेशन फॉर्मूला रखने पर, ठीक है। हाँ, दो दो पॉइंट्स का ही हम निकाल सकते हैं इसमें, एक साथ ज़्यादा का नहीं निकाल सकते, ठीक है। ज़्यादा वाला हम 12th क्लास में सीखेंगे, ठीक है। देखिए, फाइंड पार्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3, 4 and 1, डिस्टेंस फार्मूला, हमने डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ किया, और सेकंड पार्ट का हमने निकाला, ठीक है, और वाले पार्ट का, ठीक है। क्या है ना, इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन है एंड ये वाला क्वेश्चन, जिससे प्रैक्टिस अच्छी हो सके अपनी, ठीक है। एंड ये तो दो क्वेश्चन हो सकते हैं, पहला और अथवा बिंदु, इन दोनों के बीच के आंसर हो जाएंगे 4/2, एंड ये दो दो मार्क्स में पूछे ही जाता है ये वाला टाइप, जिसमें डिस्टेंस निकालनी रहती है दो बिंदुओं की। अब ठीक है, हमें यहाँ पर बिंदु दे रखे ए बी एंड माइनस ए एंड माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी एंड माइनस ए एंड माइनस बी। दूरी सूत्र हमें सब लोगों को पता होता है, डी इज इक्वल टू x2 मतलब x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। 2 1 का फॉर्मूला अब याद रख सकते हैं, 2 1 2 1 21 21, हमेशा 2 पहले आएगा 1 बाद में, 2 पहले 1 बाद में, इस तरीके से फॉर्मूला याद हो जाएगा इसीलिए कि x2 माइनस 1 2 1 2 1, ओके। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास x1 क्या है, हमारे पास x1 है a एंड y1 है b, x2 है माइनस a एंड y2 है माइनस b, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है 2a एंड स्क्वायर, तो स्क्वायर इस करेंगे तो यहाँ पर 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, एंड ये हमारे पास आ जाता है 4, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा d इज इक्वल टू 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई, ठीक है। अब इंग्लिश में यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला बाय यूनिट आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x एंड y बिंदु 3 6 एंड माइनस से समदूरस्थ इक्वी डिस्टेंस है। हमें ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस हो जाए, मतलब समदूरस्थ हो जाए, तो ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हल। माना बिंदु P x और y और a 3 and 6 एंड बिंदु B माइनस 3 and 4 समदूरस्थ है, अर्थात मतलब a p a इज इक्वल टू पी बी, यानी कि इस हिसाब से पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर भी बराबर होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अंडर रूट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो अंडर रूट कट जाएंगे, ठीक है। एंड अब हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। वर्ग खोलने पर, हमने जब वर्ग खोला तो हमारे पास ये फॉर्मूला इक्वेशन आई एंड ये इक्वेशन आई और यहाँ पर ये इक्वेशन आई, और दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक्स दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर को हटा दें, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कट रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है, हमारी इक्वेशन आती है -2x माइनस 4y प्लस 20। इसमें से 4 को अगर हम कॉमन लेंगे तो 3x प्लस वाई माइनस 5, माइनस 4 को अगर कॉमन लेंगे तो माइनस का भी साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है हमारी x की इक्वेशन निकल कर आती है 3x प्लस वाई। और ये ही हमारा एक x का ऐसा पॉइंट है जो x एक ऐसे इक्वेशन है जिससे a और b दोनों इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे x से, ठीक है। एंड बाई ये है हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए, लेट द पॉइंट a x एंड y इक्वी डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एक्सपेंडिंग द स्क्वायर एंड देयर एंड मोर। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास एक्स अक्ष का पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिनसे समदूरस्थ हो, ठीक है। अब हमें एक्स अक्ष से बिंदु ज्ञात करना, पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, अब एक्स अक्ष है हमारे पास जो 2 बिंदु हैं, तो एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो दोनों से समदूरस्थ हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो, ठीक है। तो वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाला पैटर्न यूज करेंगे, पी ए एंड पी बी स्क्वायर एंड दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। वर्ग खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा, एंड y को निरस्त करेंगे तो मतलब y निरस्त हो जाएगा, ठीक, 4 भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 भी हमारा यहाँ पे +4 है, +4 है, तो 4 भी कट जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ बचा 4x माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81, ठीक है। तो हमारे पास x आ जाते हैं, हमारे पास x के बिंदु आ जाते हैं -7 एंड 0, ओके, -7 एंड 0, ठीक है। x के बिंदु आ गए, ठीक है। सॉल्यूशन, एंड ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहा तो इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट सिंपल है, पी ए स्क्वायर बाय अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सपेंडिंग द स्क्वायर एंड एक्स को काटेंगे हम यहाँ से एंड 4 को काटेंगे जस्ट, एंड यहाँ पर हमारे पास x के पॉइंट आ गए -7 एंड 0, ओके।
अब आ जाता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए को मिलाने वाले रेखाखंड को 2/3 के अनुपात में विभाजित करता है। यह अनुपात में विभाजित करने वाला टाइप है, तो इसके लिए एक प्रॉपर विभाजन सूत्र होता है। ठीक है, ये टाइप ही अलग है जिसमें विभाजन सूत्र होता है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। x = m1 and x² + m2 and x1 and m1 + m2। ओके, एंड इसी तरीके से y के लिए भी चलता है 2 1 2 1 एंड बटे में 1 2। ओके, ठीक है, तो x1 हमारे पास है, x2 ये है, x2 ये हमारे पास 4 है, -3 है, एंड m1 है 2 and 3। ओके, m1 अनुपात को मानते हैं। ठीक है, अनुपात जो दिया रखा है उसे m मानते हैं। ठीक है, m1 एंड m2। ठीक है, एंड तो हमने x को किया सबसे पहले, तो x वाला पार्ट में 1 आया एंड y वाले पार्ट में 3 आया। ठीक है, एंड तो अतः बिंदु के वंशित निर्देशांक 1 and 3 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स 1 and 3 निकल कर आए, एंड इसमें सेक्शन फॉर्मूला आता है हम लोगों का। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है। इस क्वेश्चन में, इस टाइप में जस्ट आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो विभाजन आप कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है। ठीक है, एंड ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहा। एंड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिंदु 4 and माइनस से मिलाने वाली रेखा समत्रिभुज ट्राइसेक्ट वाले बिंदुओं को के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंड अब हमें यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर माना रेखाखंड AB को त्रिभाजित करने वाले बिंदु P and Q है। ठीक है, जिसमें A 4 and -1 एंड B -2 and 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो A 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर x एंड y -2 एंड -3/5 आ गए। तो निर्देशांक हमारे p के आ जाएंगे 2 and 3 एंड q के निर्देशांक 0 and -7। तो ये हमारे आ जाते हैं समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। सिंपल है, एंड सॉल्यूशन ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, अब ये हो जाता है लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का इस पूरी वीडियो का। ये प्रॉपर हम लोगों का मतलब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद सारे के सारे टाइप कवर हो जाएंगे चैप्टर 7 के। तो यहाँ पर फाइंड द रेशियो इन विच द लीनियर सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 and 10 6 and -8 इज डिवाइडेड बाय -1 and 6। ओके, तो हमारे पास एक अभिष्ट अनुपात k अनुपात 1 विभाजित सूत्र के अनुसार हमने यहाँ पर रखा, एंड हमने इसको सॉल्व किया। तो हमारे पास 2 and 7 के अनुपात में विभाजित करते बिंदु -1 and -6 रेखाखंड को 2 and 7 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, सिंपल इसका आंसर। एंड सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये रहा। एंड हेयर हम लोगों के सारे टाइप कवर हो जाते हैं। ऑल टाइप्स आर कवर। एंड आप लोग कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप लोगों को ब्रह्मास्त्र बैच का परचेज करना है और एनुअल एग्जाम बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो अभी के अभी 6260296833 पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, तो डायरेक्ट आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे व्हाट्सअप चैट पर। ठीक है, एंड चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। एंड बताइए कमेंट में अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की भी वीडियो चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की अगर भी वीडियो चाहिए, जो आप लोग 30 नंबर है वो नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इस अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो इस वीडियो के बाद आप लोगों के 75 मार्क्स में से मैं बता रहा हूँ जितने 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन होने वो कहीं नहीं जाने वाले। और जितने फॉर्मूलाज वगैरह करवाएं इसी में से कुछ ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। जितने टाइप करवाएं उन टाइप में से एक भी टाइप क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते इन टाइप्स के ऊपर। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को OT मतलब ऑब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट करना, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हम लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लें। एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर।